हेलो फ्रेंड्स, हेलो सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सब। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ एक्टिवा के क्वेश्चन आंसर और टिप्स मेंटेनेंस के रिगार्डिंग पे। बेसिकली मेंटेनेंस में होता क्या है, मेंटेनेंस में सर्विसिंग में ये होता है कि आपका ऑयल चेंज, स्पार्क प्लग क्लीनिंग, एयर फिल्टर क्लीनिंग, ब्रेक टाइटिंग और कुछ भी जो चीज़ रिप्लेस करने वाली है, जैसे टूट फूट गई या चीज़ करनी रिप्लेस करनी हो, वो होती है। सो बेसिक थिंग क्या होता है, ऑयल चेंज पहले थिंग मेंटेनेंस में। सो ऑयल कौन सा यूज़ करें, ऑयल कब चेंज करें एक्टिवा में, ये आपको बताता हूँ मैं। सो पहली बात तो ऑयल कब चेंज करें। ऑयल आपको 3500 किलोमीटर तक मैक्सिमम लिमिट होती है ऑयल चेंजिंग की। ऑयल चेंज करें आप 3000 किलोमीटर पे। सो 3000 किलोमीटर आप तेल चेंज करें या मैक्सिमम 3500 किलोमीटर आपको तेल चेंज कर देना चाहिए। इससे आपका क्या है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ी रहेगी, आपकी इंजन की लाइफ भी बढ़ी रहेगी। सो ऑयल कौन सा यूज़ करें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा मोटोल 10W3040 स्कूटर ऑयल, गेल स्कूटर ऑयल। यही ऑयल सबसे बेस्ट है आपकी परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट पिकअप के लिए और इंजन लाइफ के लिए। हाँ, आप होंडा का इंजन ऑयल डाल सकते हैं, बट मुझे इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा लगा, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा। आपका कोई भी टेस्ट हो, जैसे आप कैस्ट्रोल डालना चाहते हैं, कैस्ट्रोल एक्टिव 10W30 गल्फ को भी, कोई भी तेल है जो आपको पसंद है डालो, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये डालिए। एक बार परफॉर्मेंस लेके देखिए, इससे बेस्ट ऑयल है। और हाँ, इंजन में 800 ml से ज़्यादा तेल नहीं डालना। इंजन में 800 ml से ज़्यादा तेल नहीं डालना, क्योंकि इससे क्या होता है, इंजन की कई बार क्या कहते हैं ऑयल लीकिंग प्रॉब्लम आती है, गैसकेट ब्लो अप होती है, कुछ ना कुछ डैमेजिंग हो जाती है इंजन में। ये नहीं पता क्या डैमेज होता है, बस डैमेज जरूर होता है ओवर फिलिंग ऑयल से। और हाँ, अगर इंजन ऑयल 700 ml से कम हुआ तब भी उसका नुकसान ही है, आपका पिस्टन घिस जाएगा, आपकी और वेयर एंड टेयर होएगी इंजन के अंदर। सो फुल टॉप अप ऑयल लेवल है इसका 800 ml। आपको 800 ml पूरा ऑयल इसके अंदर डालना है। सो ये बेसिक हो गया आपका ऑयल चेंज का। और हाँ, ड्रेन बोल्ट को ओवर टाइट कभी मत करना। ऑयल जब भी आप खोलोगे इसको ओवर टाइट कभी मत करना, क्योंकि इंजन सॉफ्ट एल्यूमिनियम का बना होता है। सो इससे आपकी चूड़ी खराब हो सकती है इंजन की, और आपको इसको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है इंजन सॉफ्ट एल्यूमिनियम का बनाता है। इसको पूरा टाइट नहीं करते, सिर्फ लूज हैंड टाइट करते हैं, मतलब कि रिस्ट टाइट करते हैं इधर से। और सेकंड थिंग, ये जो नट है दूसरे साइड पे, इसको आपको हर 15,000 किलोमीटर क्लीन करना है, जिसका ऑयल स्क्रीन नट होता है। आपको आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, स्पीच वाली वीडियो पे। ओके, ठीक है। तो ये था आपकी रिगार्डिंग ऑयल चेंज। सो सेकंड क्वेश्चन इज, सो मेरा दूसरा सवाल है कि इसमें गियर ऑयल कौन सा डालें। सो ये रहा आपका गियर ऑयल, जो आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। गियर ऑयल आपको ये वाला यूज़ करना है, कैस्ट्रोल मैनुअल GL 90 नंबर। यही ऑयल रिकमेंडेड है आपके गियर ऑयल के लिए। तो इसको प्रोसेस बहुत ईजी है। आपका पहले आपको फिलिंग प्लग खोलना है। ये आपका फिलिंग प्लग है, ये आपका ड्रेन बोर्ड है। पहले आप फिलिंग प्लग खोल के फिर इसको ड्रेन प्लग खोलते, यहाँ पे डलता है ऑयल, ठीक है। ड्रेन करने में आपको इसमें फ्रेश न्यू ऑयल डालना है। आपको 120 ml, डेट इज़ 0.12 लीटर। इसमें गियर ऑयल 120 ml डलता है, इससे ज़्यादा नहीं डलता। और हाँ, कभी भी बिना गियर ऑयल के ड्राइव मत करना एक्टिव, क्योंकि आपकी गियर जो ट्रांसमिशन है, पिछला ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ये कभी ख़राब हो सकता है। आपका व्हील कभी डिसअसेंबल हो सकता है ना, कि खोल के निकल सकता है अपने बाहर। आप सोच नहीं सकते बिना तेल के चलाने से क्या नुकसान है इस चीज़ के। तो गियर ऑयल को चेंज करने का पीरियड है 15,000 किलोमीटर में, इसको चेंज करना चाहिए गियर ऑयल को, ठीक है। 120 ml डलता है, 15,000 किलोमीटर पर चेंज होता है। इसमें इंजन ऑयल कभी नहीं डालना, इसमें गियर ऑयल ही डालना है। इंजन ऑयल से आपकी बेरिंग ख़राब हो जाएंगे, गियर ख़राब हो जाएंगे, बहुत डैमेज हो जाते हैं। सो इसलिए गियर ऑयल में गियर ऑयल डालना है, इंजनों में इंजन ऑयल डालना है, ठीक है। सो ये था मेरा सेकंड सवाल। तीसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल मेरा ये है कि एयर फिल्टर कब क्लीन करना चाहिए और कब रिप्लेस करना चाहिए। तो एयर फिल्टर, ये आपका इसमें एक्टिवा में 2 तरह के एयर फिल्टर होते हैं, प्राइमरी एयर फिल्टर और सेकेंडरी एयर फिल्टर, जो आपके दूसरी साइड पे है। आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले इसके बारे में बताता हूँ। प्राइमरी एयर फिल्टर आपके इंजन के एयर फिल्टर होता है, जो मेन इंजन की हवा अंदर लेते हैं, जैसे कार्बोरेटर का अटैच हुआ होता है। इसको 3000 किलोमीटर पे साफ़ करना चाहिए और 10,000 किलोमीटर पे
रिप्लेस करना चाहिए। और साफ़ करने के लिए आपको पेंट ब्रश की ज़रूरत है। अगर आपको इसको तेज ब्लो एयर से साफ करोगे तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि उससे क्या होता है एयर फिल्टर की एलिमेंट कई बार फट जाती है, ये डस्ट अंदर चले जाती है, जिससे आपके वो जो डस्ट होती है इंजन के अंदर जाने के बाद कार्बोरेटर को चोक करेगी, और अगर इंजन के अंदर चलेगी तो पिस्टन को डैमेज कर सकती है और बहुत सारे नुकसान आपको पता ही है, गंदगी के नुकसान होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा एयर फिल्टर क्लीन करने के आप पेंट ब्रश यूज़ करें, पोलाइटली साफ करें, क्लीन करें और 10 से 11 किलोमीटर में रिप्लेस कर दीजिए। मैं आपको 10 से 11 किलोमीटर रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है पोल्यूशन कितना ज़्यादा है आजकल, बहुत ज़्यादा। तो सेकेंडरी एयर फिल्टर पे मूव करते हैं, जो कि इस साइड होता है। आपको नीचे से दिखाता हूँ मैं, ये है आपका सेकेंडरी एयर फिल्टर। इसको भी हर सर्विस पे 3000 किलोमीटर साफ करना चाहिए। इससे क्या होता है इंजन के अंदर जो सेकेंडरी एयर होती है, जो कि कार्बोरेटर में हवा डालने का काम करती है, फिर इंजन में हवा डालने का काम करती है, जो इंजन की सर्कुलेशन का काम करती है, वो सेकेंडरी फिल्टर का काम होता है। तो इसलिए हर 3000 किलोमीटर दोनों क्लीन करना है, सेकेंडरी एयर फिल्टर को और प्राइमरी एयर फिल्टर को। और थर्ड थिंग ये आपका स्पार्क प्लग कैसे कब रिप्लेस करना चाहिए और कब क्लीन कर जाइए। स्पार्क प्लग को हर 3000 किलोमीटर, जबकि सर्विस का टाइम होता है हर 3000 किलोमीटर के साफ़ करना चाहिए, और जेन्युइन स्पार्क प्लग यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर गैप होना चाहिए और जेन्युइन यूज़ करना। सेकंड थिंग 20,000 किलोमीटर पे इसको रिप्लेस कर दीजिए, जिससे क्या होता है आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, मिस फायरिंग नहीं करेगी, गाड़ी खुल के भागेगी, माले पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका। सो स्पार्क प्लग को प्रॉपर टाइट करना, ठीक है, ओवर टाइट नहीं करना, जिससे आपकी हेड की चूड़ियाँ घिस जाती हैं। कई बार मैकेनिक ये प्रॉब्लम करते हैं आजकल, स्पार्क प्लग को ओवर टाइट करते हैं और जिससे स्पार्क प्लग कई बार टूट भी जाता है, और कई बार थ्रेड भी रिप्लेस ख़राब हो जाती हैं। थ्रेड जो होती हैं हेड के ऊपर स्पार्क प्लग की, वो भी कई बार ख़राब हो जाती है। सो 5वां सवाल ये है कि कार्बोरेटर को कब साफ़ करना चाहिए। कार्बोरेटर को हर 6000 किलोमीटर पे साफ़ करना चाहिए, क्योंकि हर 6000 किलोमीटर पे आपको पेट्रोल डला के, आपको पता ही कई बार फॉरेन थिंग्स आ जाती हैं, आपको पता ही कि कचरा आ जाता है, मतलब कि कार्बोरेटर कई बार 6000 किलोमीटर आपको साफ़ करना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ी की जो कई बार दिक्कत आती है, गाड़ी के कई बार रेस देते हैं, कई बार मिस मार जाती है, चलती रहती है, कई बार मिस मार जाती है, जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो कार्बोरेटर की ही प्रॉब्लम होती है। और तो और कार्बोरेटर के क्लॉग होने से आपकी पुअर माइलेज आएगी, मतलब ख़राब माइलेज आएगी और ख़राब गाड़ी चलेगी, मतलब कि आपको गाड़ी चलाने का मज़ा नहीं, रफ गाड़ी चलेगी। तो कार्बोरेटर से पिकअप पे, माइलेज पे और गाड़ी की परफॉर्मेंस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 6000 किलोमीटर के कार्बोरेटर को क्लीन कर दीजिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 किलोमीटर को कार्बोरेटर पर साफ़ करना चाहिए। कार्बोरेटर का इनिशियल टाइम, मतलब कि जो ऑफिशियल क्लीनिंग पीरियड होता है वो 6000 किलोमीटर है, या मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर्स। कार्बोरेटर को क्लीन करने के बाद उसकी चेक करो कितनी आरपीएम बढ़ी हुई है, आइडलिंग मतलब जिसको कहते हैं, रेस बढ़ी हुई है, रेस घटाओ। आपने पिछली वीडियो पे देखा होगा आरपीएम एडजस्टमेंट की, मेरी पिछली वीडियो देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कैसे आरपीएम एडजस्ट की जाती है। और हाँ, कभी भी फ्यूल नट को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि फ्यूल नट फैक्ट्री एडजस्ट आया होता है, तो उसको कभी क्या कहते हैं एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो ऑलरेडी ठीक ही रहता है, मतलब एडजस्ट ही रहता है। तो अगर किसी वजह से आपका फ्यूल नट, जिसे हम कहते हैं, जिसमें स्प्रिंग नहीं चढ़ाता, जिसे हम फ्यूल नट कहते हैं, किसी वजह से आपका वो डिस्टर्ब हो चुका है, तो उसको ना पूरा कस दीजिए नट को। तो उसकी पूरा 1 टर्न बाहर निकालना है और 1 हाफ टर्न बाहर निकालना है, और कि 1.5 चूड़ी बाहर निकालना है उस नट को बस। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको आने वाले टाइम पे इस पर भी वीडियो बना के दिखाऊँगा। फिलहाल तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा वीडियो। ओके, तो कार्बोरेटर टेंशन नहीं है। आपको 3 बेसिक तत्व नट कौन सा कार्बोरेटर है। कार्बोरेटर का सबसे निचला नट होता है, वो होता है कार्बोरेटर का पूरा फ्यूल ड्रेन करता है, जो डाउन नट। एक नट होता है जो रेस को एडजस्ट करता है, जिससे स्प्रिंग चढ़ता है, वो होता है आइडल नट, जिसको कार्बोरेटर का रेस वाला नट कहा जाता है। थर्ड नट होता है जो बिल्कुल छोटा नट होता है, जो जिसपे स्प्रिंग नहीं चढ़ाता, जो बिल्कुल कार्बोरेटर के ऊपर होता है, वो होता है फ्यूल मिक्सचर नट।
तो कार्बोरेटर को क्लीन करो, ट्यून करो। नहीं समझ आता कोई बात नहीं, आप पिछली वीडियोस देख सकते हो मेरी। ओके, सो मेरा 6वां सवाल है ब्रेक एडजस्टमेंट पे। ब्रेक एडजस्टमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। ब्रेक का बहुत मेन काम होता है गाड़ी को रोकना। तो ब्रेक एडजस्टमेंट पे क्या होना चाहिए आपकी, अब ये देख ही सकते हैं कि ये पूरा पूरी ब्रेक टाइट हो चुकी है। अब ब्रेक को उतना टाइट करिए कि आपकी व्हील की फ्री मूवमेंट होए, व्हील लॉक ना होए, जाम ना होए। आपका पूरा क्लच जैसे ये पूरा टाइट हो गया, ठीक है। ओके, तो ब्रेक इतनी ही टाइट होनी चाहिए ताकि व्हील मूव हो। अगर आपकी ब्रेक हद से ज़्यादा टाइट है, मतलब कि आपका व्हील लॉक हो रहा है, तो आपके पुअर माइलेज मिलेगी। ब्रेक लूज नहीं छोड़ेगा, आपकी ब्रेक गाड़ी रुकेगी ही नहीं, तो आपको पता ही है एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं। सो ब्रेक को इतनी ही टाइट रखें, ठीक है। ब्रेक कब रिप्लेस करना चाहिए, जब आपको लगे कि आपकी जो पूरी ये थ्रेड वायर बाहर आ चुकी है, ब्रेक और टाइट नहीं हो रही टाइट, तो आपको टाइम आ गया आपका ब्रेक शू रिप्लेस करने का। तो ये होता है टाइम सही ब्रेक रिप्लेस करने का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरी चूड़ी बाहर आ चुकी है, ये लीवर पूरा यहाँ तक जा चुका है। अब नया ब्रेक शू पाएंगे तो आपका ये लीवर यहाँ बाहर आ जाएगा और चूड़ी इसके अंदर चले जाएगी। आप खुद ही देख सकेंगे अगली वीडियो, आने वाली वीडियोस में, फ्यूचर वीडियो में ये मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा, रिप्लेसिंग ब्रेक शू, रियर ब्रेक शू। ओके, सो मेरा 7वां क्वेश्चन ये है कि आपकी कंट्रोल केबल कब रिप्लेस करनी चाहिए। आपकी कंट्रोल केबल एक ब्रेक केबल होती है, दोनों ये क्या कहते हैं कॉम्बी ब्रेक केबल है, जैसे फ्रंट ब्रेक केबल या रियर ब्रेक कॉम्बी केबल, और ये आपकी कंट्रोल केबल है उसकी स्पीडोमीटर की। रेस केबल, फ्रंट केबल, ये कंट्रोल केबल कब चेंज करनी चाहिए, जब भी आपको लगे कि आपकी ब्रेक जाम हो रही है या फिर यहाँ पे अटक रही है, ब्रेक वापस जा नहीं रही। जब भी आपको लगेगा कि आपकी ब्रेक वापस जा नहीं रही, जाम हो रही है केबल के कारण या कोई और कारण, तो उसका आप जस्टिफाई करें, मतलब कि आपको जज करें कि आपकी ब्रेक ख़राब हो चुकी है या फिर कोई थ्रॉटल केबल है वो जाम हो चुकी है, तो आपको तब रिप्लेस करना चाहिए। तो केबल रिप्लेसमेंट का ये सही टाइम होता है जब आपकी ब्रेक जाम हो रही हो या रेस की तार जाम हो रही हो, तो वही केबल रिप्लेस करनी है। इसका मेन कारण क्या होता है केबल जाम होने का, जब आप भी गाड़ी धोते हैं या फिर मानसून में निकालते हैं तो उसमें कई तरह ना पानी चले जाता है केबल के अंदर, जिससे आपकी ब्रेक जाम होनी शुरू हो जाती है, तो आपकी केबल टूट भी जाती है या जाम हो जाती है। तो उसी कंडीशन में आपको ब्रेक केबल या थ्रॉटल केबल चेंज करनी चाहिए। थ्रॉटल केबल और रेस की तार चेंज करनी चाहिए और ब्रेक की तार चेंज करनी है। अगर आपका स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा तो आपको स्पीडोमीटर की ये इनर चेंज करनी पड़ेगी या फिर केबल चेंज करनी पड़ेगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है आपकी तार की। तार अगर ठीक है, इनर टूटा है तो इनर पड़ेगा, तार ख़राब है, इनर भी ख़राब है, तो आपका स्पीडोमीटर का इनर केबल सारी नहीं पड़ेगी। ओके, अगली बारी आती है लुब्रिकेटिंग जॉइंट्स। मेन लुब्रिकेटिंग जॉइंट कौन से होते हैं, जैसे स्टैंड हो गया, स्टैंड का ये जॉइंट हो गया, ये आपका जाम चलता है तो इस पर आपको ऑर्डिनरी ऑयल लेके ल्यूब करना पड़ेगा, इससे ये तो आपका स्टैंड ऐसे करके ये जॉइंट हो गया क्लीन, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कितनी इजीली बंद हो रहा है। और ये जो आपका मेन सेंटर स्टैंड है, इसको आपने इसका ये पिवट पॉइंट जो कि जोड़ होता है, जहाँ से जुड़ा होता है, मतलब कि जहाँ से कनेक्ट होता है, आपको इसको ऑयल करना पड़ेगा। यहाँ पे ये लुब्रिकेटिंग पॉइंट होता है इसका, और दूसरी साइड इसका ये पिवट पॉइंट होता है, दूसरी साइड इस स्टैंड का ये लुब्रिकेटिंग पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट। और ये आपकी किक होगी, मान लो ये आपकी किक जाम होती है, बाहर नहीं निकलती है, आपको इसको भी ल्यूब करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ से ल्यूब करना पड़ेगा। और ये आपको पता ही है आपकी, ये देखो कैसे अजीब सी आवाज़ आ रही है, आपको यहाँ से ल्यूब करना पड़ेगा इसको। खैर इसकी आवाज़ कम होगी, स्मूथली अब
फंक्शन कर रहा है। देखो वाई कम हो गया ना, फंक्शन कर रहा है। तो ये कुछ मूविंग पॉइंट होता है, आपको ल्यूब करना होता है। जैसे ये ब्रेक की आप देख सकते हैं, लीवर आर्म, इसको ही आपको ल्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपका शॉकर है पिछला पिवट इसका ये ल्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिया हमने ल्यूब। और तो और सबसे फ्रंट व्हील का जो सबसे ज़्यादा नॉइजी होता है, आपको पता है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपकी एक्टिवा ना जब खड्डे बजती है अजीब सी नॉइज आती है, चिंकिंग चिंकिंग की, वो यहाँ पे इससे आती है। ये कारण होता है यहाँ पे इसके जॉइंट का ल्यूब्रिकेशन खोना, क्योंकि आपको इसको ल्यूब करना पड़ेगा, इसको ही ल्यूब करना पड़ेगा, ये जॉइंट्स को, दूसरे साइड को भी। और हाँ, ब्रेक को ना भूल लीजिए, इसको ही ल्यूब करना पड़ेगा। ये होते हैं ल्यूब्रिकेटिंग पॉइंट। यहाँ से आप नोटिस करोगे, जब भी आप इसको ल्यूब करोगे, आपके जो चिकिंग की अजीब सी नॉइज़ आती है जब आप खड्डे बजते हो, वो कम हो जाएगी। सो मेन कारण ये होता है कि आपके ल्यूब्रिकेटिंग पार्ट जो होते हैं, ये यहाँ पे ल्यूब्रिकेशन कम हो जाती है, जिससे वायलेंस हो जाती है चिकिंग की। सो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे पार्ट्स कर दिए ल्यूब, मूविंग पार्ट, जैसे स्टैंड हो गया, ब्रेक लीवर्स हो गए, स्लेव लीवर हो गए, पिछला स्लेव लीवर हो गया, शॉकर हो गया। तो आप यकीन करेंगे आपका एक्टिवा बेहद स्मूथ चलेगा, आपको झटके का ज़रा एहसास नहीं होगा। झटका जरूर आएगा बट महसूस नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ल्यूब करनी पड़ती हैं एक्टिवा के मेंटेनेंस के टाइम, जिसके आपकी एक्टिवा स्मूथ चलती है, कंफर्टेबल चलती है, आपको हार्शनेस नहीं लगती और कुछ अजीब सी चिकिंग की नॉइज़ नहीं आती। जैसे मोस्ट ऑफ द एक्टिवा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवा की यही प्रॉब्लम है, जब खड्डे होते हैं चिकिंग की आवाज़ आती है, जिससे बंदे को परेशानी होती है। आपको पता ही है, जो लोग पसंद भी नहीं करते। तो मैं 9th क्वेश्चन 9वां सवाल ये है कि माइलेज कितनी निकलनी चाहिए स्कूटर की। तो ये पर्टिकुलर मॉडल है, ये 2G मॉडल है। इसकी कंपनी क्लेम करती है 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, 50 से ज़्यादा एवरेज मत लीजिए स्कूटर की 2G मॉडल की, क्योंकि अगर आप 0 से ज़्यादा एवरेज लेंगे तो गाड़ी की इंजन पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। गाड़ी की इंजन की लाइफ भी कम होएगी और कार्बन डिपॉजिट होएगा पिस्टन के ऊपर, जो आपकी गाड़ी के लिए हानिकारक है। सो इसलिए माइलेज कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से चलने दीजिए। जैसे 50 की माइलेज तो 50 की माइलेज ही लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ना करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा माइलेज लेने की कोशिश करेंगे, गाड़ी आपकी खुल के नहीं चलेगी और दब के चलेगी, मतलब कि जैसे सांस नहीं है गाड़ी को, दब के चल रही, पिकअप पूरी नहीं देगी। तो 3G मॉडल के लिए आपको 55 to 60 किलोमीटर की एवरेज रिकमेंड करती है, उससे ज़्यादा मत लीजिए, नुकसान है। और 4G मॉडल की 65 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप स्कूटर की या किसी व्हीकल की ज़रूरत से, लिमिट से ज़्यादा माइल निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, मतलब कि किसी टेक्निकल इशू करके, मतलब टेक्निकली आप इसको जज करके आप माइलेज ज़्यादा ले लेते हैं, तो आपके लिए हानिकारक है, आपके इंजन के लिए भी और आपकी गाड़ी के लिए भी, क्योंकि गाड़ी आपकी खुल के चलेगी ही नहीं। और माइलेज ज़्यादा लेगी तो माइलेज ज़्यादा लेने से आपकी गाड़ी के इंजन के डिपॉजिट ज़्यादा इकट्ठा होएगा, कार्बन ज़्यादा इकट्ठा होएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप लगातार स्कूटर को चला रहे हैं अपने हाईवे पे, तो आपकी लिमिटेड माइलेज से भी ज़्यादा कई बार निकल आती है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो कि आपकी 2G एक्टिवा है, 50 की एवरेज कंपनी रिकमेंड की है, और आप ला लो कंटिन्यूस 100 किलोमीटर का टूर आप चला रहे हैं, लगातार स्कूटर को चला रहे हैं, तो आपकी 53 या 54 की माइलेज आ जाती है, वो ठीक, कोई बात नहीं। बट आप स्क्रू कस के या कोई किसी तरह से टेक्निकल का काम करा के, कार्बोरेटर से छेड़छाड़ करके माइलेज आप बढ़ा लेते हैं, तो वो बहुत हानिकारक है आपके स्कूटर के लिए। इससे आपकी गाड़ी की लाइफ कम होएगी, कार्बन डिपॉजिट होएगा, आपका ऑयल बहुत जल्दी गंदा होएगा, ठीक है। सो माइलेज तो माइलेज होती है, आपको पता ही है, लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज ले दें, माइलेज ज़्यादा से ज़्यादा लो ठीक है, बट कंपनी के रिकमेंडेड पीरियड के हिसाब से, ओके। माइलेज डिपेंड करती है आपकी ट्रैफिक कंडीशंस पे और आपकी चलाई पे। अगर आप ढंग से चलाते हैं स्कूटर तो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा माइलेज देती है, और आप घटिया तरीके से चलाते हैं तो आपकी बहुत कम माइलेज निकल आती है। आपको पता ही है आपको माइलेज कैसे वेरीज करती है। सो माइलेज सभी को पसंद है। सो अगला सवाल, 10वां सवाल जो मैं मन में आ रहा था, वो ये था कि कोई भी अगर आप इंजन का रिलेटेड स्क्रू टाइट करते हैं, जैसे ये बोल्ट है, चेम्बर बोल्ट है,
जैसे ये चेम्बर बोल्ट है, अगर आप इसको ओवर टाइट करते हैं तो इससे क्या नुकसान है? इससे नुकसान ये है कि आपके जो अंदर थ्रेड्स हैं इंजन की वो घिस जाती हैं, नट खराब होते हैं, चूड़ियाँ खराब होती हैं इंजन की, जिससे स्ट्रिप हो जाती है, मतलब कि स्लिप हो जाती है, बिल्कुल नट स्लिप हो जाते हैं, जो हानिकारक है आपके इंजन के लिए। आप इंजन को बाद में बंद नहीं कर सकते, तो इसलिए नट को उतना ही कसे जितनी उसकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा कसेंगे तो आपका नट साट स्लिप हो जाएगा, इंजन चेम्बर बोल्ट भी स्लिप हो जाएगा, जिससे आपका चेम्बर लीक करना शुरू करेगा ऑयल का। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप किसी भी तरह का इंजन का बोल्ट है, जैसे ऑयल ड्रेन प्लग दोनों साइड का, जैसे ये इस साइड का, इसको पूरा कभी ओवर टाइट मत करिए, मतलब दबा के ना कसें, मतलब उतना ही कसे जितना इसको चाहिए कसना। अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा कस देंगे, दबा के कस देंगे, बिल्कुल ही टाइट कर देंगे, तो अगली बार वो खुलेगा नहीं। अगर वो नट को अगली बार खोला जाएगा तो उसकी चूड़ियाँ ख़राब हो चुकी रहेंगी, नट की नहीं, इंजन के साथ साथ नट की भी चूड़ियाँ ख़राब हो जाएगी। अगर इंजन की ख़राब होगी तो आपको पता ही है, इंजन सारा मेन कंपोनेंट है, उसको चूड़ियाँ ठीक बनाने में कितना टाइम लग जाता है, और चूड़ियाँ बनाने इतना आसान काम नहीं है। चूड़ियाँ अगर स्लिप कर गई तो बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि उसका नट बंद नहीं होएगा, ऑयल लीक की प्रॉब्लम आएगी, या नट कसने के बाद कसा भी नहीं जाएगा, स्लिप होता रहेगा, जिससे आपका ऑयल लीक की प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि किसी भी तरह का स्कूटर का नट हो, भला वो इंजन का हो, भला वो उसका कोई भी बॉडी पार्ट का हो, कभी उसको ओवर टाइट मत करिए। अगर ओवर टाइट किया वो अगले खुलेगा नहीं तो नुकसान होएगा। अगर ढंग से बंद करोगे, सही तरीके से बंद करोगे, अगली बार खुलेगा भी तो नुकसान भी नहीं होगा नट को, ना इंजन की चूड़ियों को, ना किसी बॉडी पार्ट को। सो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कभी किसी नट को ओवर टाइट मत करिए, खासकर इंजन के बोल्ट को, क्योंकि इंजन ही तो मेन चीज़ है। इंजन का सारी बोल्ट ख़राब कर दोगे, सारी चूड़ियाँ स्ट्रिप कर दोगे, कस के बंद कर दोगे, वो खुलेगा भी नहीं। अगर खुलेगा तो सारी थ्रेड ख़राब हो जाएंगी किसी भी नट की। ओके, सो नट को ढीले हाथ से बंद करिए, सुपर टाइट ना करिए, टाइट जो करिए, सुपर टाइट ना करिए, दबा के बंद ना करिए, ठीक है। सो कुछ अपनी गलतियाँ जो हम एक्टिवा के साथ कर बैठते हैं, जिससे हमारे इंजन को नुकसान पहुँचा और हमारी जेब को नुकसान पहुँचता है। हमारी कुछ ही गलतियाँ अक्सर हम लोग नोटिस करते कि हम ब्रेक दबा के एक्सीलरेट करते होते हैं, मतलब कि ब्रेक दबा के एक्टिवा चला रहे होते हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो ड्राइव बेल्ट होती है ना अंदर की, वो घिस जाती है, और जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, जो आपका CVT जिसको कहा जाता है, वो ख़राब हो जाता है, उसके सारे जो लेदर होता है वो घिस जाता है। तो नुकसान ये होता है, ब्रेक दबा के गाड़ी को चलाना या खड़ी गाड़ी को एक्सीलरेट करना, रेस देना ब्रेक दबा के, वो बहुत नुकसानदेह है आपके ट्रांसमिशन के लिए। इसके अंदर बेल्ट होती है वो ख़राब होती है, और क्या कहते हैं जो CVT ट्रांसमिशन है ये ख़राब होता है, इसकी क्रैंक ट्रांसमिशन CVT वो भी ख़राब होती है। और पांचवी अगली चीज़ ये कि लोग ना क्या करते हैं, RPM को बढ़ा देते हैं। RPM ये समझते हैं कि इससे पिकअप बढ़ेगी, नहीं। RPM बढ़ाने से गाड़ी की आइडलिंग बढ़ती है। आइडलिंग बढ़ने से मतलब कि रेस बढ़ने से आपके नुकसान ये है कि आपका टायर घूमता रहेगा, आपकी गाड़ी खड़ी चलने को फिरेगी, आपको ब्रेक दबा के रखनी रहेगी, जिससे आपको ब्रेक दबाने से, रेस देने से नुकसान तो होता ही है। तो रेस बड़ी होएगी, ब्रेक दबा के रखी होगी, उससे भी नुकसान होएगा आपको ट्रांसमिशन पे। तो इसलिए RPM को नॉर्मल एडजस्टमेंट पे रखो। RPM को ज़्यादा बढ़ाने से माइलेज नहीं बढ़ती, पेट्रोल की उल्टा खपत भी होती है, और आपकी ड्राइव बेल्ट भी घिसती है RPM बढ़ाने से। और जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, आपकी गाड़ी एकदम से भागेगी, आपको कोई भी किसी भी तरह से एक्सीडेंट आपका हो सकता है। सो इसलिए रेस बढ़ाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और हाँ, ट्रैफिक में खड़ी गाड़ी को रेस नहीं देनी चाहिए, जिससे आपकी माइलेज पे इफेक्ट पड़ता है और ट्रांसमिशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कुछ ही हमारी गलतियाँ जिससे हम माइलेज भी लूज़ कर जाते हैं और गाड़ी के इंजन को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हम ऑयल चेंज को 6000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर पर चेंज करेंगे, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऑयल चेंज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जैसे दिल होता है ना हमारा, वैसे इंजन है। इंजन को साफ़ खून मिलेगा तो इंजन अच्छा भागेगा, और आपके दिल को साफ़ खून मिलेगा तभी आप अच्छा काम कर रहे, तेज़ी से भाग पाओगे, आप भी मतलब एफिशिएंसी आप वर्क कर पाओगे। सो गाइस, ये मेरे कुछ टूल्स एंड टिप्स थी। और हाँ, एक चीज़ और
मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है आपके लिए क्योंकि मैंने कुछ देखा है मैकेनिक लोग जो होते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं आपकी एक्टिवा को। जैसे आपकी इंजन का नट जार टाइट कर दिया, इंजन में ऑयल कम डाल दिया, या एयर फिल्टर आफ्टर मार्केट पार्ट दिया। और हाँ, कभी नॉन जेन्युइन एक्सेसरीज यूज़ ना करो, कभी कमीने मैकेनिक के कभी ना जाओ जो कि हम चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करो जो मैकेनिक आजकल एक्सप्लॉइट करते हैं। एक गलती करेंगे, जैसे आपको मान लो स्पार्क प्लग ज़्यादा कस दिया, स्पार्क प्लग ज़्यादा करने से आप क्या होता है, आपका हेड का चूड़ियाँ जो होती है घिस जाती हैं। फिर वो हेड खुलवाने के लिए 250 रुपये दो मैकेनिक को, 250 रुपये देख के हेड खुलवा के फिर चूड़ियाँ बनाओ, चूड़ी वाले को 200 रुपये दो, आपके 400 रुपये तो ऐसे ही चूना लग जाता है। सो ये मैकेनिक आपका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, आपकी थ्रेड ज़्यादा कस देते हैं। मेरे पास एक केस है था, ये चूड़ी जो ना बंदे ने कस दी थी, पूरा स्ट्रिप्ट हो गया था, इसको खुलवा के सारा बंदे ने चूड़ी बना के इसको बंद किया। यहाँ से तेल लीक करता बंदे का। मैंने केस दिखा था कि मैकेनिक ने पूरा इसको ड्रेन बोल्ट को पूरा टाइट करता, ये लीक करता था, इसकी चूड़ी नहीं। और मैंने एक बार देखा था कि मैकेनिक ने वही जो आपको पिछला डिस्कस किया था कि आपका हेड खुलवा के चूड़ी पा के उसका 500 रुपये चूना लगा दिया, क्या फायदा वो मैकेनिक का ऐसे का। सो इसलिए मेरा मेन मोटिव ये है वीडियो बनाने का कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले मैकेनिक के एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि आप मैकेनिक के नुकसान से बचें जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं अपनी जेब के लिए खासकर। तो मेरा मेन मोटिव ये भी है कि आपकी गाड़ी ज़्यादा से लंबे समय के लिए आपके साथ रहे, कभी धोखा ना खाए। अगर इमरजेंसी मिले, इमरजेंसी में आपकी गाड़ी अगर ख़राब होगी आप उसको ईजिली फिक्स कर सकें। सो इसी मोटिव के साथ मैंने ये हिंदी में वीडियो बनाई है। सो आने वाले टाइम पे मैं और वीडियोस करूँगा इस पर मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, इंग्लिश हिंदी मिक्स। क्यों? क्योंकि इंग्लिश सारे वर्ल्ड को पता लग जाए कि वीडियोस में क्या सिखाया जा रहा है, और हिंदी में इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता रहे जो जिनको पता नहीं लगता। मेरे दोस्तों आपकी रिक्वेस्ट के लिए इसलिए ओके। सो आपकी रिक्वेस्ट में मैंने ये वीडियो बनाई, होप आपको ये पसंद आई होगी। कोई भी अगर सवाल जवाब आपके मन में उठ रहा होगा तो कमेंट में प्लीज़ पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। कुछ दिन लग सकते हैं, 1-2 दिन लग सके, आपको पता ही है शेड्यूल बिजी रहता है बंदा, क्या कहते हैं, कई बार यूट्यूब लॉग इन कर सकता है। सो प्लीज़ क्वेश्चन करिए, जवाब उसका आएगा अगले दिन, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जवाब जरूर आएगा, पर लेट आएगा कोई बात नहीं। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आई वीडियो, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियोज़।